Hello students. So in last class we discussed plastids, their types, in which we discussed leucoplasts, main function, storage. Then we discussed chromoplast. They provide color to different parts of plants like fruit, petals, root, and we also discuss about the photosynthetically active chromoplast like pheoplast, rhodoplast found in red algae, and in last we discussed chloroplast, the most important type of plastid which performs photosynthesis, जिसमें हमने डिटेल में क्लोरोफिल की लोकेशन को डिस्कस किया था और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है लाइक आपका ग्रेनम है, थाइलाकोइड है, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किए थे आपके ऐसे सेल ऑर्गेनल्स विच आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। सो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक सेल कैसी दिखाई दे रही है या एक इंडिविजुअल के अंदर जो करेक्टर्स है वो कौन डिसाइड करता है, आपका डीएनए, एंड डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। तो सबसे पहली चीज एज वी डू रेगुलरली डिस्कवरी, तो न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले आपका डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। डेट मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। 1831 में आपका न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया गया था। आप गैस कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि सेल जो है वो डिस्कवर हो गई थी आपका 1665 में, जो रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो लिविंग सेल थी वो भी आपका 1676 में डिस्कवर हो गई थी, और उसके कितने साल बाद जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। जो आपके रॉबर्ट ब्राउन थे वो इंग्लिश बोटनिस्ट थे, ये भी चीज़ याद कर लेना, मेंशन कर लेना, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी में जो बेटा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसी को एज ए क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेन रोल है बेटा वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, और भी कई सारे रोल है। जो डीएनए है वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए, किसी भी तरह का कोई प्रोटीन बनाना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होगा। प्रोटीन कौन बनाएगी? जीन, और जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। ठीक है, जीन क्या होती है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं जीन। तो वो डीएनए का पार्ट है। डीएनए किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। सो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है भाई, एक मदर से, एक फादर से जो करेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन? डीएनए। क्लियर है? तो जो न्यूक्लियस है प्ले वाइटल रोल इन इनहेरिटेंस। प्राइमरी कैरियर होता है किसका? हेरिडिटरी मटेरियल का। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए को कैरी कौन करेगा? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है? जब आपका स्पर्म होता है, एग होता है, तो स्पर्म के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस, और एग के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हो जाएंगे? 46। क्लियर है? तो जो आपका न्यूक्लियस था उन्होंने कैरी किया किसको? डीएनए को, और डीएनए क्या है? आपका हेरिडिटरी मटेरियल। क्लियर है? फिर बात कर लेते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो शेप है जनरली स्फेरिकल होती है न्यूक्लियस की, बट इट में वेरी। वो कैसी कैसी हो सकती है? इट में बी ओवल, इट में बी बीन शेप्ड, और इट में बी लोब्ड। लोब्ड आपको मिल जाएगी डब्ल्यूबीसी में। लोब्ड का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर होना, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। ट्राई लोब्ड भी होती है। स्टार शेप भी आपको मिल जाएगा डब्ल्यूबीसी में। मीन्स कई बार वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती है इन द शेप ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? फिर साइज की बात कर लेते हैं। जो साइज है न्यूक्लियस का वो आपका है 0.5 से
0.2 माइक्रोन, ठीक है, कितना है 0.5 से 2 माइक्रोमीटर। क्लियर है। फिर कुछ सेल ऐसी होती हैं बेटा जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल ऐसी हो सकती हैं जिसमें दो न्यूक्लियस हो सकती है, लाइक आपको डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिल जाएगी फंगस में, ठीक है। जिस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है उसको बोलेंगे मोनोकैरियोटिक। कैरियोन वर्ड कहीं भी आए, कैरियोन वर्ड का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। हमने प्रोकैरियोटिक जब पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोन वर्ड न्यूक्लियस को रेफर करता है, और मोनो का मतलब होता है एक। क्लियर है। तो जिस सेल में एक न्यूक्लियस हो मोनोकैरियोटिक, जिसमें दो हो डाइकैरियोटिक, ठीक है। क्लियर है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो, यूनिवर्ड का भी मतलब एक होता है। अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस है यूनिन्यूक्लिएटेड, दो है बाइन्यूक्लिएटेड, मोर देन टू है मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशंस में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिनोबियम, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं सिनोबियम। क्लियर है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपका आरबीसी है और सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब आपको पता है फ्लोएम का पार्ट होती है, फूड के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती है, और आरबीसी आपका रेड ब्लड सेल है, ब्लड का कंपोनेंट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, और भी डिफरेंट फंक्शंस है। तो ये दोनों ऐसी होती हैं जिनके पास एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। जो मैमल्स की आरबीसी है और प्लांट की सीव ट्यूब सेल जो है बेटा, उसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ सेल होता है। तो अगर किसी का ब्रेन ही जिंदा नहीं रहा तो वो तो सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन बेटा ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। न्यूक्लियस जरूरी होता है प्रोटीन्स बनवाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन एक बार जब सेल बन गई तो अगर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर नया कुछ नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर सकती है। तो जैसे आपका आरबीसी है, उसके अंदर सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसीलिए उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना कोई अदर जो सेल ऑर्गेनली है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है। तो मीन्स वो डिवाइड नहीं करेगी, ये भी चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो फर्दर डिवाइड भी नहीं करती हैं। क्लियर है। तो सीव ट्यूब और आरबीसी जो है मैमल्स की वो इन्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी में एक एक्सेप्शन है बेटा, मैमल्स में जो कैमल होता है, कैमल की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। उसके बाद लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो लोकेशन है न्यूक्लियस की वो फिक्स नहीं होती है, वेरी करती है, ठीक है। अगर प्लांट सेल होगी तो न्यूक्लियस आपको कॉर्नर में मिलेगा ड्यू टू द वैक्यूल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, बड़े साइज का होता है, इसलिए वहां पर न्यूक्लियस आपको पेरिफेरी में देखने को मिलेगा। जनरली जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपको सेंटर में देखने को मिलेगा, फिर भी उसमें हल्की फुल्की जो मूवमेंट है बेटा, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, तो फिक्स तो रहेगा नहीं, वो फिर भी हल्का फुल्का मूव करता रहता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद जो आपका न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आपको पता ही है, शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक रिटर्न पोर्शन था। अब ये देखो बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा डिफरेंट है बेटा, जो इसमें मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें कहीं कहीं पर आपको पोर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पोर। और वो पोर सिंपल पोर नहीं होते, वो आपके कॉम्प्लेक्स पोर होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और वो जो न्यूक्लियर पोर होता है बेटा, वो भी ऑक्टागोनल होता है। कैसा होता है? ऑक्टागोनल। सपोज आपका एक ये हो गया, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मीन्स उसमें 8 आपकी वो होंगी, ऑक्टागोनल शेप में आपका होगा। क्लियर है। ये अब ये न्यूक्लियर पोर जो है बेटा, इसका फंक्शन क्या होगा?
इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है, न्यूक्लियस के अंदर से बेटा जो भी चीज बाहर जाएगी, कुछ आपका मैसेंजर आरएनए बाहर जाता है, हम करेंगे डिस्कस, या न्यूक्लियस के अंदर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू आएगा, आपके इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है बेटा वो भी वेरी करता है, वो नंबर फिक्स नहीं है। अगर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, डिवाइड करने की स्टेज पे है, तो पोर कॉम्प्लेक्स आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, डीएनए सिंथेसिस अगर चल रही है तो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इनका फंक्शन याद रख लेना, फंक्शन है इनका ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूस नहीं है, पोर्स है, पोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अगेन स्पेस है, क्या बोल देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्लियर है। उसके बाद आपको एक डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी देखने को मिल रही है, ये है आपका न्यूक्लियोलस, ये मिस्टेक है बेटा, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस तो ये पूरा है बेटा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये आपका, इसको करेक्ट कर लेना, ये है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये आपका बनाता है राइबोसोम्स, क्या बनाता है, राइबोसोम्स। इसका मेन फंक्शन जो है वो राइबोसोम की सिंथेसिस करना होता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और फॉर्म हो जाता है कि जो राइबोसोम्स है उनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो सिंथेसिस न्यूक्लियस में होगी, कौन करेगा, न्यूक्लियोलस करेगा, क्लियर है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसके अंदर विस्कस फ्लूइड जो है बेटा, जो प्लाज्मा है इसके अंदर, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर है। ऐसे टर्म कई जगह आए हैं बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट का प्लाज्म था उसको बोला था स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्म को बोला था मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो सारे रॉ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं बेटा जो डीएनए बनाने के लिए जरूरी होते हैं, डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो जरूरी होंगे वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो विस्कस फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन वी कम टू क्रोमैटिन, जो इसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है क्रोमैटिन, ठीक है, क्या है ये, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है आपका, देखो स्टेज का फर्क है, डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वही आपका क्या कहलाएंगे, क्रोमैटिन। अगर बिल्कुल लूज है, डीएनए है, डीएनए कैसा होता है आपका, ऐसा होगा डीएनए, ठीक है। ये तो हो गया आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डीएनए की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक अगर हम ह्यूमन सेल के डीएनए को देखें तो उसकी लेंथ 2.2 मीटर होती है, जबकि सेल की लेंथ, तो सेल का जो साइज है बेटा वो तो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो वो उसके अंदर कैसे फिट होता है, तो देयर मस्ट बी पैकेजिंग मटेरियल, तो वहां पर कुछ ना कुछ कोइलिंग होगी, पैकिंग होगी। तो वो कोइलिंग जो होती है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होती है, मीन्स आपका क्या होगा, ये डीएनए है, ये आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और इनके चारों तरफ इसको ऐसे रैप किया जाता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन, फिर इसको ऐसे रैप किया जाएगा, फिर हिस्टोन प्रोटीन और फिर इसको ऐसे रैप किया जाता है। और ये जब हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए ये आपका पैक हो के, कोयल हो के ये बना लेता है आपका क्रोमैटिन। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर क्या है, वही डीएनए प्लस प्रोटीन, क्लियर है। तो इसका काम क्या है, फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए का हेरिडिटरी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन होती है इसके पास, सेल कब डिवाइड करेगी, कब डिवाइड नहीं करना है, आपका कितनी सेल की साइकिल, कितना लाइफ स्पैन होगा, किसी के करेक्टर कैसे होंगे, ऑल थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए, ठीक है, क्लियर है। डीएनए, पूरा डीएनए जीन नहीं होता है बेटा, जीन जो है वो डीएनए में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
हमारे डीएनए का ओनली 2% पोर्शन जो है वो जीन है, बाकी सारा तो आपका नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ये आपका डिटेल में आएगा नेक्स्ट जो आपकी क्लास है 12th में जेनेटिक्स में, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अभी ये जो आपका हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में है, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो ये क्रोमोजोम की फॉर्म में आ जाता है। सिंपल सी चीज है भाई, ये अगर ये थ्रेड की तरह फैला हुआ है तो इसको तो हम बंटवारा नहीं कर सकते, इसको तो हम नहीं बांट सकते ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कंडेंस करना पड़ेगा। भाई सपोज आपके पास धागा बिखरा पड़ा है बहुत सारा पूरे रूम में, और आप उसको डिवाइड करना चाहते हो, इक्वल इक्वल आपको डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, आप उसके बंडल बनाओगे। तो वैसे ही बंडल, वैसे ही कंडेंसेशन आपकी इनकी हो जाती है और इनके बन जाते हैं क्रोमोजोम्स, ठीक है। क्या बन जाएंगे, जब क्रोमेटिन है वो कंडेंस होगा तो वो बना लेगा क्रोमोजोम्स। ये आपका एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई हुई है, ठीक है। क्रोमोजोम जो है उसमें दो आर्म होती है, अपर आर्म को पी आर्म बोलेंगे, नीचे वाली को क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। बीच में सेंट्रोमियर है, दोनों आर्म के सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमियर। क्या होगा, सेंट्रोमियर। जब सेल डिवीजन होता है तो यहीं पर एक प्लेट होती है आपकी ऐसी, काइनेटोकोर, उस काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम वही करेंगे सेल डिवीजन, तो वहां पर डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रोमोजोम मैंने आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके भी टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है तो मेट्रासेंट्रिक बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक कॉर्नर पे है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बाद में, ठीक है। क्लियर है। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन विल कंडेंस्ड, ठीक है। जो आपका क्रोमेटिन है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। क्लियर है। दूसरा एक जो चीज है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेके, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में जो प्रोफेज फेज आती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि जब आपका डिवीजन होगा तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियस। इसमें और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियस के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्या क्या इसमें होता है भाई, हेरिडिटरी मटेरियल है, डबल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए है, न्यूक्लियोलस है जो विस्कस फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की, सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेल्स के हमने नाम देख लिए, मोनोकैरियोटिक एक है तो, डाइकैरियोटिक दो है तो, ठीक है। क्लियर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होगा, राइबोसोम्स यहाँ पर बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है। शेप्स भी हमने डिस्कस कर ली कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। और हमने क्रोमेटिन को देखा, डीएनए को देखा, ठीक है। डीएनए प्लस आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दोनों मिला के आपका पैकेजिंग करते हैं, उसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है बेटा, याद रख लेना, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आपको सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है आपका उस पे चलते हैं, दैट इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनली है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की जो डिस्कवरी है बेटा वो की थी पैलाडे ने, जॉर्ज पैलाडे, ठीक है। ज्यादा पुरानी नहीं है डिस्कवरी, ठीक है। किसने की थी, आपका जॉर्ज पैलाडे, और कब की थी, 1955 में, ठीक है। इसीलिए इनको पैलाडे पार्टिकल भी बोला जाता है। जो राइबोसोम्स है उसको जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया, इसलिए इनको पैलाडे पार्टिकल्स बोला जाता है। पार्टिकल्स इसलिए बोला जाता है बिल्कुल साइज में छोटे होते हैं। अगर आप आइडिया लगाना चाहो तो सपोज आप एक रूम है, एक सेल के बराबर है, और उसमें एक डॉट, ओनली एक डॉट, इतना छोटा साइज होता है राइबोसोम का। इसीलिए माइक्रो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे ये डिस्कवर नहीं हो पाए थे। इनको डिस्कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ा था बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। क्लियर है। राइबोसोम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो राइबोसोम है बेटा वो बने होते हैं आपके राइबोसोमल आरएनए। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। तो इसमें मेजर जो होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो इसमें ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया राइबोसोम। क्लियर है। इसकी डिस्कवरी मैंने बता दी किसकी हेल्प से हुई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। क्योंकि ये जो लाइट की वेवलेंथ है बेटा, जो आपका लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर, उसी को कैप्चर कर सकता है। इसका साइज तो उससे भी छोटा होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है। दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ये भी याद रखोगे। एक सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो राइबोसोम्स होते हैं, सबसे छोटे भी राइबोसोम होते हैं। ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोटिक में भी मिले और यूकैरियोटिक में भी मिले, वो भी आपका कौन है, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में हमने बात की थी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये तो मेम्ब्रेन लेस है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, आपके प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। क्लियर है। दो तरह के होते हैं, 70s 80s, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 70s में भी बेटा 2 यूनिट होगी, वो हम करने वाले हैं। अब इसकी जो यूनिट है एस जो हम बोल रहे हैं वो किसके लिए है बेटा, स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है, इसकी जो यूनिट है मेजर करने की, ये साइज में इतना छोटा था, इसको हम भाई नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोन, इसके लिए कोई यूनिट थी ही नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा था। इसके लिए फिर अलग से एक यूनिट बनानी पड़ी, वो थी स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे है बेटा, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये यूनिट दी थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वेडबर्ग यूनिट। तो जो आप 70s लगाते हो, 80s लगाते हो, उसमें S का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। ये काम कैसे करती है कि भाई आपने क्या किया, एक सेल के राइबोसोम्स निकाले, ठीक है, और उनको आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे वो रोटेट करती है। तो जितने टाइम में कोई पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहा है, वो आ जाएगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या आ जाएगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसके बेसिस पे हमने बनाए हुए हैं आपका 70s टाइप राइबोसोम और 80s टाइप राइबोसोम। क्लियर है। तो उसमें जो S है बेटा वो क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट। और ये SI यूनिट नहीं है, ये भी याद रख लोगे। जो स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है, भाई आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, इसकी SI यूनिट ये, इसकी SI यूनिट ये, तो ये भी याद रख लेना, ये SI यूनिट नहीं है। क्लियर है। दोनों में मिलता है, डिस्कस कर चुके हैं। इन यूकैरियोटिक दे आर एसोसिएटेड विद राइबो ER, जो आपका बेटा यूकैरियोटिक सेल होगी, यूकैरियोटिक सेल में ये आपको जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप एक सेल ऑर्गेनली पढ़ोगे, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही नहीं। तो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में मिलेंगे फ्रीली, और जबकि आपका जो यूकैरियोटिक सेल है बेटा, उसमें ये कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे मिल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, और ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस के अंदर तो बन ही रहे हैं, तो न्यूक्लियस में भी मिलेंगे। एक करेक्शन यहां पर कर लेना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर बेटा 55S के राइबोसोम होते हैं। कितने के होते हैं, 55S। ठीक है, क्लियर है। फिर एक सिंगल राइबोसोम है तो उसको मोनोसोम बोलते हैं। अगर वहीं राइबोसोम्स कई सारे एक साथ प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे पॉलीराइबोसोम। क्या बोल देंगे, पॉलीराइबोसोम। क्लियर है। सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस डिस्कस कर चुके हैं, बनते कहाँ हैं, न्यूक्लियोलस में। ठीक है। अब ये जो है ये 2 यूनिट दिखाई हुई है, इसके डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। जो आपका राइबोसोम होगा उसकी 2 यूनिट होगी, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। मीन्स एक राइबोसोम होगा उसकी 2 सब यूनिट होगी, लार्ज और स्मॉल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो 70S टाइप होता है, उसमें 2 यूनिट होती है, 50 और 30। ठीक है। तो ये 50 वाली सब यूनिट है और ये 30 वाली सब यूनिट है।
क्लियर है? ये दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है बेटा, ये दोनों साथ आ जाती है। ठीक है? जब प्रोटीन सिंथेसाइज होना होता है सेल के अंदर, तब आपकी दोनों जो सब यूनिट होती हैं वो ज्वाइन हो जाती है और उनके बीच में होता है mRNA। देखो, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में यहाँ नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है? देखो, इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं, मीन्स इनका मेन रोल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो होता क्या है, आपका डीएनए है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि कैसा प्रोटीन बनाना है या कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए बाहर नहीं आएगा खुद, डीएनए को खतरा होता है, डीएनए खुद बाहर नहीं आएगा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वो भेजता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए। किसको भेजा उसने? मैसेंजर आरएनए को बना दिया और उसको बोला ये इंफॉर्मेशन ले जाओ, और इंफॉर्मेशन लेके वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गया। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर आया, उसको वहां पर दिखा राइबोसोम। राइबोसोम को जैसे ही मैसेंजर आरएनए दिखेगा तो उसकी जो लार्ज सब यूनिट है वो मैसेंजर आरएनए से आके जुड़ जाएगी, और जैसे ही मैसेंजर आरएनए के साथ लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो भी उसके नीचे आके जुड़ जाएगी। क्लियर है? तो आपका जो राइबोसोम है वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मीन्स हो कहाँ पर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसाइज, तो उनको जो एक साइट प्रोवाइड करने का काम है वो राइबोसोम का होता है। फिर आपका टीआरएनए आएगा। टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड को बुलाएगा। भाई इंफॉर्मेशन किसके पास है? मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए के पास लिखा हुआ है कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो टीआरएनए उसको रीड करेगा मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को, और एक एक अमीनो एसिड को जोड़ता जाएगा। आपको पता है प्रोटीन क्या होते हैं? चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है? तो वो यहाँ पर जो है आपका प्रोटीन की चेन बनती जाएगी और एक एक प्रोटीन इसमें ऐड होता जाएगा। क्लियर है? जब कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा तो वो यहाँ से क्लीव आउट अलग कर दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो रोल समझ में आया आई थिंक आपको, पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि राइबोसोम क्या करते हैं। तो राइबोसोम एक साइट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है? क्लियर है? टाइप पे बात कर लेते हैं। टाइप है 70S और 80S। 70S देखने को मिलेगा किसमें? प्रोकैरियोटिक में। 2 यूनिट होगी, लार्ज यूनिट 50 और स्मॉल यूनिट 30। ऐड नहीं करना है, कभी ऐड करके देखो, ऐड करोगे तो बेटा गलती हो जाएगी। ऐड इसलिए नहीं करना होता कि जब अगर आप जो 50 वाली सब यूनिट है बेटा उसको सेडिमेंट करते हो, उसको आप जब सेडिमेंटेशन उसका करके देखोगे तो उसका सेडिमेंट कोफिशिएंट आता है 50, और स्मॉल का अलग से करके देखोगे तो आएगा 30। क्लियर है? तो लेकिन जब दोनों यूनिट एक साथ जुड़ी हुई है और जब आप उसको सेडिमेंट करके देखते हो कि नीचे वो सेटल डाउन कितने में देर में हो रहा है, कितना कोफिशिएंट उसका आ रहा है, तो दोनों जब साथ साथ जुड़ी होती है तो उनका सेडिमेंट कोफिशिएंट जो है वो 80 नहीं आता, वो 70 आता है। ठीक है? क्लियर है? तो इसको हमें ऐड नहीं करना है। 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो उसमें 2 यूनिट होंगी, लार्ज सब यूनिट 50 और स्मॉल सब यूनिट 30। यूकैरियोटिक में जो होता है बेटा वो 80S है, उसमें आपका 60 लार्ज सब यूनिट और जो स्मॉल सब यूनिट है वो है आपका 40S। क्लियर है? लोकेशन इनकी हो गई आपका, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आता है ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली कौन होता है? वो होता है आपका राइबोसोम। भाई माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है, उसके अंदर भी आपका राइबोसोम मिलता है, तो हो गई ना कंडीशन, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली, तो वो क्या होता है? राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है तो उसके अंदर भी क्या है? राइबोसोम है। तो ऑर्गेनली विद ऑर्गेनली क्वेश्चन आए, राइबोसोम। पैलार्डे पार्टिकल आए, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री आए, राइबोसोम। ठीक है? किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? आपकी सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे, जितनी भी तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, चाहे वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो, एक सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनेंगे उसको बनाने के लिए जो साइट चाहिए वो देगा आपका राइबोसोम। इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? कुछ मैन्युफैक्चर होता है,
तो इसके अंदर क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोटीन, तो इसको बोल दिया हमने प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक राइबोसोम में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। डिस्कवरी जॉर्ज पेलाडे, टर्म जो आपका है वो रॉबर्ट ने दिया था, जो राइबोसोम टर्म है वो रॉबर्ट्स ने दिया था। ठीक है, डिस्कवरी आपकी पेलाडे ने की थी 1955 में। एस क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप होगा, यूकैरियोटिक में आपका 80s टाइप होगा। यूकैरियोटिक सेल में आपको साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, वहाँ 80s होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में आपका 70s देखने को मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में 55s आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी यूनिट जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो चुका है, न्यूक्लियस हो गया है, राइबोसोम हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका नया सेल ऑर्गेनेली, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।